प्रोकैरियोट्स में। लेकिन अगर कहा जाए यूकैरियोट्स में किसने प्रूव किया था, तो टेलर एंड कोलिजिस। ठीक है, हाँ, तो लिखिएगा ये इन यूकैरियोट्स के लिए है, सॉरी प्रोकैरियोट। प्लांट का नाम क्या था, विसिया फाबा, जिसको फाबा बीन बोलते हैं। ठीक है, और क्या यूज किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था। ध्यान रखिएगा, यहां इन्होंने नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप लिया था और इन्होंने लिया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। इस चीजों पर टिक कर लीजिएगा, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया था, इकोलाई। इकोलाई को मैंने कुछ चीजें आपको लास्ट टाइम बता दिया था। इकोलाई को ग्रो कराया गया था एक न्यूट्रिएंट मीडियम में, जिसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, नाइट्रोजन का सोर्स था। और नाइट्रोजन कौन सी वाली थी, हैवी आइसोटोप। नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप यूज किया गया था मीडियम में। ठीक है, और उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया जो डेवलप कराए थे नए, उसमें नाइट्रोजन कौन सा इनकॉर्पोरेट कराया, 15 वाला। कौन से नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट कराए, 15 वाले। ठीक है, और जानते हैं जब एक लाइन ब्रैकेट में भी लिखा गया है कि नाइट्रोजन जब इनकॉर्पोरेट होगा तो डीएनए के साथ साथ वो जितने भी चीजें नाइट्रोजन की बनी हुई हैं बैक्टीरिया के अंदर, सब में नाइट्रोजन 15 वाला जाएगा। ध्यान रखिए, वो ब्रैकेट में लिखा उसमें। समझ में आया। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। अब ये इकोलाई जो बैक्टीरिया थे, इकोलाई जिसके अंदर N15 था, ठीक है, N15 वाले इकोलाई लिए उन्होंने, डेवलप करा लिया। क्या करा लिया, उसको डेवलप कराया। इसको क्या किया उन्होंने, ग्रो कराया। और कहाँ ग्रो कराएंगे, ग्रीव NH4Cl14 वाले में ग्रो कराएंगे। आप किसमें ग्रो कराएंगे, 14 वाले में, जहां नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, N14 है। ठीक है, और जब बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे तो देखिए, अब बुक में इस तरीके से बना हुआ, थोड़ा समझ लीजिए। ये मैंने बनाया, ई कोलाई का डीएनए दिखाया गया है। एक्चुअली में क्या ग्रो कराया जा रहा है, बैक्टीरिया। आप सोचिए एक मीडियम है आपके पास, एक क्या है, प्लेट है, इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम भरा हुआ है। इसमें अमोनियम क्लोराइड का सोर्स क्या लिया गया है, 14 वाला। क्या लिया गया है, नाइट्रोजन 14। 15 वाला रेडी कर लिया था उन्होंने, 15 वाला रेडी कर लिया था। अब मीडियम लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया एक, उसमें NH4Cl14 वाला आपके डाला, और उस ई कोलाई को यहाँ ग्रो कराया जिसमें क्या था, 15 वाला था सब। तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया इन्होंने रख दिए ला करके। एक बैक्टीरिया तो नहीं रखेंगे, जब सैंपल उठाएंगे तो पता नहीं कितने बैक्टीरिया रखे जाएंगे वहां पर। सभी के अंदर जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा, दोनों में क्या होगा, 15 सॉरी, क्या होगा, दोनों में, क्योंकि डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड। ये सोचिए उस बैक्टीरिया का डीएनए है, इसका जो ग्रो कराया जा रहा है, इसका डीएनए दिखा, समझाने के लिए आपको यहाँ डीएनए दिखाया गया है। ये इसका डीएनए है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में क्या रहेगा, 15, क्योंकि 15 वाला हम बैक्टीरिया डेवलप कराए थे। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है। अब आप इसमें, अब उन्होंने एक लाइन लिखा है कि एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, इन साइंटिस्टों ने क्या किया, अलग अलग समय अंतराल पर यहां से सैंपल को उठाया। जैसे आपने जब यहां बैक्टीरिया रखा तो 20 मिनट बाद क्या करेंगे, यहां से बैक्टीरिया के सैंपल को उठाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ई कोलाई क्या करेगा, 20 मिनट में डुप्लीकेट करता है। हम लोग जानते हैं ई कोलाई कितने मिनट में एक कॉपी, 2 कॉपी बनाता है अपनी, 20 मिनट में वो डिवाइड कर जाएगा। तो हर 20 मिनट में 1 से 2 बनते चले जाएंगे। ठीक है, जितने रखे रहेंगे वो 20 मिनट बाद क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो 20 मिनट बाद सैंपल को उठाएंगे, फिर अगले 20 मिनट बाद सैंपल को उठाएंगे, फिर उसके अगले 20 मिनट बाद यहां से सैंपल को उठाएंगे। ठीक है, समझ में आया। और सैंपल को लेंगे, फिर करेंगे क्या, जैसे हमने यहाँ ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ये बैक्टीरिया शुरुआत में ऐसा आपको दिखाई दे रहा है,
ये एरो बनाया गया बुक में, यहाँ लिखा गया 20 मिनट्स, 20 मिनट बाद जब आप यहाँ से सैंपल उठाएंगे तो सैंपल लेने के बाद में क्या किया जाएगा, उस बैक्टीरिया का डीएनए निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा, डीएनए, ठीक है। उसको सेंट्रीफ्यूज कराया जाएगा। सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, जो चीज हाई डेंसिटी की होती है वो नीचे बैठ जाती है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है। तो जब यहां से बैक्टीरिया लेंगे, उनका डीएनए निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, 20 मिनट बाद सेंट्रीफ्यूज कराएंगे। तो सेंट्रीफ्यूज जब आप कराएंगे तो देखिए यहां इन्होंने टेस्ट ट्यूब बनाया है, यहां पर उन्होंने टेस्ट ट्यूब दिखाया है, देखिए नीचे टेस्ट ट्यूब बना होगा, दिख रहा है। इस टेस्ट ट्यूब में जब शुरुआत में सारे बैक्टीरिया कौन से वाले रखे गए थे, 15 वाले, जिसमें दोनों स्ट्रैंड 15 है, तो सारे डीएनए, जितना भी डीएनए रहेगा इन बैक्टीरिया का, जब इसको हम सेंट्रीफ्यूज कराएंगे रखने के पहले जब सैंपल को आप सेंट्रीफ्यूज कराएंगे तो एक बैंड नजर आएगा। कितना बैंड नजर आएगा, एक, क्योंकि सारे डीएनए एक ही जगह पर नजर आएंगे, क्योंकि सबकी डेंसिटी क्या है, सेम है। ये दोनों 15-15 वाले हैं। लेकिन जब 20 मिनट बाद यहां से सैंपल को उठाएंगे, उसका डीएनए निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूज कराएंगे तो आपको टेस्ट ट्यूब में कितने बैंड नजर आएंगे, 2 बैंड नजर आएंगे, ठीक है। 2 बैंड आपको, कुछ डीएनए आपको यहां दिखाई देगा, कुछ डीएनए आपको यहां दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। यहां वाला कौन सा है, N15 वाला होगा, दिख रहा ना। और यहां पर क्या आ गया, 15 और 14 आ गया। अब इस बार इस टेस्ट ट्यूब को अगर सीधा कर दीजिए आप तो ये आपको ऐसी नजर आएगी। तो ये वाला बैंड मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूं इसको, ये देखिए, ये नया बैंड बना आपका, ये तो पुराना वाला था, ये एक नया बैंड आ गया, ठीक है। ये नया बैंड यहां दिख रहा है, पुराना वाला बैंड आपको टेस्ट ट्यूब में यहां, मतलब 20 मिनट बाद का डाटा आपका ये है, ये 20 मिनट बाद का डाटा है। तो ऐसा क्या हो गया कि 20 मिनट बाद आपको 2 तरीके के बैंड क्यों दिखने लगे टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर। इसका मतलब कुछ डीएनए ऐसे बने होंगे जो थोड़ा सा क्या होंगे, हल्के होंगे वजन में, तभी तो वो 2, क्योंकि देखिए नीचे वाला बैंड जो होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, ऊपर वाले बैंड की क्या रहेगी, डेंसिटी जाहिर सी बात है कम, क्योंकि वो हल्का होगा। आप खुद देखिए यहाँ उन्होंने दिखाया है कि इसमें 15-14 है, अभी मैं समझा रहा हूँ ये क्या होता है, ठीक है। 2 तरीके के बैंड क्यों आए, क्योंकि कुछ नया डीएनए बना होगा। तो नया बना होगा तो जाहिर सी बात है वो हम मीडियम में हमने 14 मिलाया था, 14 वाला डीएनए आया होगा और वो डीएनए हल्का होगा, तो इसी वजह से एक बैंड ऊपर और नजर आ रहा है। तो ये बैंड किसका है, 15 और 14 वाला है, और ये क्या है, 15 और 15। समझ में आया यहां तक। ये नया क्यों बना, क्योंकि मीडियम से बैक्टीरिया ने क्या लिया होगा, 14 नाइट्रोजन, और नया डीएनए बनाया होगा। ये तो हम जानते हैं ना, सेमी कंजर्वेटिव आपने पढ़ रखा है। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, ये देखिए, अगर डीएनए डबल स्ट्रैंड है तो इससे जब डीएनए नया बनना होता है तो ये वाला स्ट्रैंड ऊपर वाला ये गया, नीचे वाला स्ट्रैंड ये गया, अब एक स्ट्रैंड नया बनेगा, इसके सामने एक नया बनेगा। तो मीडियम में जब आपने 14 रखा है तो डीएनए कौन सा वाला बनेगा, इस बार 14 वाला ही तो बनना चाहिए, ठीक है। तो जब 14 वाला लाइट इन वेट होगा, वजन में हल्का होगा, क्योंकि ठीक हैवी आइसोटोप नहीं है ना, तो उसका बैंड तो ऊपर ही तो नजर आएगा। 2 बैंड नजर आने का रीजन समझ में आया, आ रहा ना ये चीज। तो 2 बैंड नजर आया। 20 मिनट बाद उन्होंने देखा कि 20 मिनट बाद इसमें टेस्ट ट्यूब में आपको 2 बैंड नजर आ रहे थे, ठीक है। एक बैंड तो पुराना वाला 15-15 है और दूसरा क्या है, 14 और 15 वाला है। समझ में आया। और डीएनए देखिए, अब इन्होंने डीएनए यहां देख लीजिए, अब ये बैक्टीरिया यहां रखे गए थे, 20 मिनट बाद क्या हाल हो उनका। एक बैक्टीरिया का हाल देखिए, सोचिए एक बैक्टीरिया का डीएनए है, दोनों अलग हुआ होगा, इसको अलग करिए और इसको अलग कर दिया। अब एक नया बनाएंगे ना, एक कौन सा नया बनेगा, तो नया तो ये बन गया, एक नया इस पर बन गया। नया कौन सा बना, 14 वाला, ठीक है। ये बना 14 और ये क्या हुआ 15, और ये 15 हुआ और ये क्या हो गया 14 हुआ। ये दिया हुआ ना, एक बैंड, सॉरी यहाँ एक है, नहीं यहाँ एक है, वो आगे है, उसमें नहीं आप कोई बता भी नहीं रहे, यहाँ एक है, समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि सारे
आपको सारे डीएनए 15, 14 वाले आ रहे हैं। सारे डीएनए कैसे आ रहे हैं, वो आगे वाले में है। सारे डीएनए, क्योंकि जितने भी डीएनए, जितने बैक्टीरिया रहेंगे, अगर 100 बैक्टीरिया यहां रखे गए हैं तो 100 के 100 डिवाइड करेंगे, 100 के 100 डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड करेंगे तो हर बैक्टीरिया में एक डीएनए क्या होगा, नया बनेगा। इसमें भी क्या, एक नया बना, तो हाइब्रिड डीएनए आया। कैसा डीएनए आया, हाइब्रिड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसीलिए जो बैंड यहां बना हुआ था, वो बैंड इस तरीके से आ रहा था, थोड़ा सा ये ऊपर की साइड में, ये ऊपर आ गया। जितना इधर चल रहा है, अभी टेस्ट ट्यूब को आप सीधा कर लीजिए, इसको सीधा करिए तो क्या जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये 14 और 15, समझ में आया। ये थोड़ा नीचे और ये थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये हल्के वजन का है। इसके बाद फिर 20 मिनट तो वेट किया, अगला फिर 20 मिनट वेट करेंगे, अगला 20 मिनट। तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया ये डिवाइड करेगा। अरे बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया का डीएनए दिखाया जा रहा, आप सोचिए बैक्टीरिया ही था। ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, इसका डीएनए खुलेगा, इससे 2 बनेंगे बैक्टीरिया, इससे 2 बनेंगे, ठीक है। वो यहां से 20 मिनट है, लेकिन शुरुआत से देखेंगे तो 40, बुक ने जो लिखा है 40, वो 40 यहां से कम काउंट किया जा रहा शुरुआत से। यहां से तो अगला 20 मिनट जाएगा ना, उसमें 40 लिखा हुआ, देखिए लिखा ना 40, तो देखिए अगला 20 मिनट वेट करने के बाद में ये दोनों स्टैंड आप हटा दीजिए। एक यहाँ पर हो गया इस तरीके से, और एक क्या हो गया, रेड अलग हुआ, ठीक है। ऐसी एक यहाँ रेड अलग करेंगे और एक क्या हो जाएगा, यहाँ येलो आ जाएगा, सॉरी एक येलो। अब सभी पे एक नया बनाना है। 1 से 2 बैक्टीरिया बने, 2 से अगले 20 मिनट में 4 बन जाएंगे ना टोटल, 2 से फिर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएंगे 4। सब पे एक एक डीएनए नया बनाएंगे। नया कौन सा बनाना है हमको, रेड वाला, ध्यान रखिएगा, रेड वाला 14 है ना, तो सब पर एक एक रेड लेके आ रहे हैं। देखिए इस पर एक रेड लेके आए, ये हो गया, ये हो गया, और एक ये, 4 बैक्टीरिया रेडी, 4 का डीएनए दिख रहा है। ये अगले 20 मिनट का डाटा है, ये 20 मिनट बाद। यहां से देखेंगे तो 40 होगा, इसलिए मैं 40 ही लिख दे रहा हूं, शुरू से 40 मिनट काउंट किया जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें आप बताइए कितने हाइब्रिड डीएनए नजर आ रहे हैं आपको, 2 अभी नजर आ रहे हैं, और नॉर्मल डीएनए, और जो 15 वाले डीएनए हैं, क्योंकि हमने 14 वाला डीएनए, ये दोनों 14 वाले हैं, ये 14 और 15 और 14, 15 और 14, नए वाले 14, ठीक है। इनको जब टेस्ट ट्यूब में बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा टेस्ट ट्यूब, ये देखिए, ठीक है। यहां पर सोचिए, जितना उधर जाएंगे उतना हैवी दिखाना पड़ेगा, जितना इधर आएंगे उतना हल्का। अगर हमको ये पहले ये दिखाते हैं, ये 2 बना हाइब्रिड, हाइब्रिड वाला किस पोजीशन पर दिखाया गया था, यहां, तो सेम इसी पोजीशन पर हम इसमें हाइब्रिड दिखा देंगे, ठीक है। इनकी डेंसिटी सेम है, जब सेंट्रीफ्यूज कराएंगे आप सैंपल को लेकर के, तो ये इनकी डेंसिटी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि दोनों जगह हाइब्रिड डीएनए है। तो ये यहीं पर आपको बैंड नजर आएगा। 2 आपको डीएनए ऐसे नजर आ रहे हैं जो क्या है, हल्के वाले हैं, तो और ऊपर आएंगे, ये देखिए और ऊपर आ गया, क्योंकि जितना हल्का उतना ऊपर। ये दोनों क्या है, 14, 14 और 14, 15 है, ठीक है। अब बताइए अगले अगर 20 मिनट पे जाएं और फिर उसके अगले 20 मिनट, तो अगले 20 मिनट का क्या हाल होगा, इसमें किसकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी, अगले 20 मिनट पे किसकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी। तो आप जाहिर सी बात है 14 मीडियम में है तो 14 वालों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे डीएनए जो जिसमें दोनों 14, 14 होगा। क्योंकि देखिए इससे जब डिवाइड होगा तो ये 14 अलग, ये 14 अलग, नया कौन सा बनेगा 14, नया कौन सा बनेगा 14, सब 14 आएगा ना। इसमें से देखिए एक 14 है और एक 15 है ना, एक नया बनेगा 14, नया बनेगा 14, मतलब एक ये हाइब्रिड था, लेकिन जब इससे अब नया बनेगा तो एक तो हाइब्रिड रहेगा और एक क्या है 14 वाला आ जाएगा। इसका मतलब हर हाइब्रिड से 14 वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी अब, और हाइब्रिड की संख्या कंपैरिजन में घटती चली जाएगी। अभी आप देखिए 2 हाइब्रिड है, 2 नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ का डाटा देखिएगा 14, 14, 15, 14, ये हो गया 14, 14 और 14, 14, कितने 14 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 हो गए। 14 की संख्या बढ़ती जा रही है और 15 के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। तो बुक ने एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि 80 मिनट बाद डाटा बताएंगे आप कितने का होगा। 80 मिनट बाद हमने 60 मिनट का डाटा निकाला है, ये देखिए 60 का मैंने निकाला है,
ठीक है भाई, यहां से 40 का डाटा ये था और अगले 20 का डाटा ये, 20 का मतलब टोटल 60 हो गया। शुरुआत से देखेंगे, अब इसके बाद एक बार और ले जाएंगे, एक बार और ले जाएंगे तो 80 मिनट का आएगा कितना डाटा। पूछा गया क्वेश्चन 80 मिनट पर, है ना, कि 80 मिनट में कितने हाइब्रिड डीएनए, कितने नॉर्मल डीएनए 14 वाले बनेंगे, क्योंकि 15 वाला अब नहीं बनेगा। मीडियम में क्या है, 14 है, तो नया डीएनए कौन सा बनेगा, 14 वाले बनेंगे। ठीक है, तो जो एक लाइन लिखा हुआ था कि मिचेल्सन स्टाल ने जब एक्सपेरिमेंट अपना ऐसे कर रहे थे तो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर वो सैंपल को वहां से लेते थे, टेस्ट किसमें से, प्लेट में से, 20 मिनट बाद, फिर 40 मिनट, फिर 60 मिनट, फिर 80 मिनट, उसको क्या करके टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करा देते थे डीएनए निकाल के। ठीक है, और फिर बैंड देखते थे, तो लाइट बैंड की संख्या ज्यादा नजर आ रही थी। लाइट बैंड, क्योंकि 14 क्या है, लाइट है, ये 14 बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या चीज प्रूफ होती है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब एक डीएनए पुराना वाला, एक डीएनए नया। सोचिए अगर 15 है, नया नहीं बनता, नया नहीं बनता, तो हर बार 15-15 ही रहना चाहिए था ना। शुरुआत से क्या है, 15-15, तो ये 15-15 चलना चाहिए था। 14 कहां से आ गया, इसका मतलब मीडियम से उठाया होगा 14 वाला नाइट्रोजन, उसने एक नया डीएनए बनाया होगा, तभी तो 14 वालों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और सारा 14 नहीं हो रहा है, डीएनए टोटली नया भी नहीं बनता, ऐसा भी नहीं होता कि एकदम डीएनए नया बन गया, उसका पुराने डीएनए से कुछ लेना देना होता है, तभी तो यहां से क्या है, एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया होता है। डॉटर स्ट्रैंड में एक पेरेंटल रहता है और एक नया डीएनए रहता है। समझ में आ रहा है चीज? तो 80 मिनट बाद आप कैलकुलेट कर लीजिएगा डाटा। और एक लाइन लिखी गई, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, एक टेक्निक होती है जिसमें डेंसिटी के बेसिस पर पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और उसमें कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूछा गया क्या होता है, जानते हैं। ठीक है, एक और लिखा गया है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ये कौन सा वाला किया जा रहा है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, पूरा नाम पढ़िए, लिखा है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है, उसमें डेंसिटी के बेसिस पर पार्टिकल्स को अलग करते हैं, वो कई टाइप का होता है, जिसमें से एक टाइप कौन सा, सीजियम क्लोराइड है। तो आप टेस्ट ट्यूब में जो भी चीज अलग करना चाह रहे हैं, हम यहाँ क्या अलग कर रहे थे, डीएनए का सैंपल, तो डीएनए तो लेंगे ही, साथ में क्या और मिला देंगे, सीजियम क्लोराइड। वो सीजियम क्लोराइड क्या करेगा, डेंसिटी के बेसिस पर पार्टिकल्स को अलग कर देगा। समझ में आ रहा है? तो उस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये मिचेल्सन स्टाल का हो गया, इसमें इतना ही ध्यान रखना है। यूकैरियोटिक सेल में टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा प्लांट लिया था, क्या यूज किया था, ये मैंने सब बता दिया आपको। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इसके बाद देखिए जो अगला है, डीएनए मशीनरी एंड द एंजाइम्स। जो अगला टॉपिक पढ़ना है, डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो डीएनए मशीनरी, डीएनए की मशीनरी कैसी होती है, कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन काम करता है, और उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से उसमें एंजाइम काम करते हैं। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डिटेल किसकी है अभी तक, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को अध्ययन किया गया है कि यूकैरियोटिक, तो आंसर होगा प्रोकैरियोटिक। बुक में आपके कौन सा दिया गया, सब कुछ प्रोकैरियोट का दिया गया है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक डीएनए आप यहां लिख लीजिएगा, ये सब किसमें बताया जा रहा है, इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में अच्छे से स्टडी किया गया डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, और प्रोकैरियोट में भी कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई लिया गया है वहां पर। अब कुछ एंजाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए पहले, तब मशीनरी समझ में आएगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन बिना एंजाइम के नहीं होता है। तो हम देखते हैं यहां पर एंजाइम्स। एंजाइम्स में देखिए पहले एक चीज जान लीजिए, 4 कैटेगरी के मैं कुछ एंजाइम आपको बताता हूं। ठीक है, उनको और नाम क्या बोलते हैं, इनको समझ लीजिए। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम आप ये पढ़ेंगे। ठीक है,
ये मैं सबका बता रहा हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन का नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन का भी एंजाइम साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, पूरा आप लिख लीजिएगा इसको ऐसे ही फुल। ये 4 कैटेगरी के एंजाइम होते हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा देखने में किस पे कौन डिपेंडेंट है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहां से देखिएगा डीएनए पॉलीमरेज है, तो डीएनए पॉलीमरेज तो क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा, ध्यान रखिएगा क्या बनाएगा वो, डीएनए। डीएनए को पॉलीमराइज का मतलब क्या होता है, उसको आगे बढ़ाना, ठीक है, किसी चीज को आगे बढ़ाना, पॉलीमराइज करना। तो ये डीएनए बनाएगा, कहां से बनाएगा डीएनए, डीएनए से। तो डीएनए से डीएनए जब बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। उसमें यही एंजाइम यूज होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। इसी को थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, समझ में आया। अगला है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा, तो डीएनए नहीं बनाएगा, ध्यान रखिएगा, आरएनए बनाएगा। कहां से आरएनए बना रहा है, डीएनए से आरएनए, डीएनए पे डिपेंड हो रहा है और आरएनए बना रहा है। तो ये है ट्रांसक्रिप्शन। जब आप पढ़ते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, ठीक है, वही एंजाइम ये है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, उसी को साधारण रूप में हम आरएनए पॉलीमरेज बोल देते हैं। आरएनए पॉलीमरेज पूरा नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि वो डीएनए से आरएनए बनाता है, तो इसको सिंपली बोल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तीसरा है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज तो है, ये आरएनए बनाएगा, लेकिन किस पे डिपेंड है, आरएनए पर। तो आरएनए से आरएनए बनाएगा, ये डीएनए से नहीं बनाएगा। तो आरएनए रेप्लिकेज बोलते हैं। जो आरएनए से आरएनए बनाता है उसको क्या बोलते हैं, आरएनए का रेप्लिकेशन कराने वाला एंजाइम, आरएनए रेप्लिकेज, ठीक है। अब यहां पर आइए, डीएनए पॉलीमरेज है, किस पे डिपेंड है, आरएनए पर, मतलब वो आरएनए से क्या बनाएगा, वो आरएनए से डीएनए बनाएगा अगर, ठीक है। आरएनए पर डिपेंड है और क्या बना रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जानते हैं हम डीएनए बनाएगा, किस पे डिपेंड है, आरएनए। तो आरएनए से डीएनए बनाने वाला एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि वो डीएनए बनाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज का नाम हो गया। इसका दूसरा नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यही है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टेज ये वाला एंजाइम है, ये ट्रांसक्रिप्टेज है आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए से आरएनए, अगर आरएनए से डीएनए बनाना तो एंजाइम का नाम पलट देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा। ये ट्रांसक्रिप्टेज था, ठीक है। ये आपको वायरस में मिलेगा केवल दिखने में। यूकैरियोटिक सेल में कितना एंजाइम होता है, यूकैरियोटिक सेल में ये वायरस के लिए है, ठीक है। और देखिए, अब हमको थोड़ा सा इसकी डिटेल पढ़नी है ये वाली। अब हम समझेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से पहले एंजाइम यूज होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूं। अब आप लिखेंगे एंजाइम्स एंड डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं। पहला एंजाइम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम चूंकि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में भी है और यूकैरियोट में भी है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में अगर देखेंगे तो इनके नाम क्या होते हैं, डीएनए पॉल 1 2 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 भी होता है, 2 वाला भी होता है और 3 वाला भी होता है। प्रोकैरियोट की बात हो रही है। ज्यादातर कॉमन कौन सा होता है, 3 वाला। तो 3 वाला ये मोस्ट ज्यादातर काम यही करेगा, 3 वाला मोस्ट कॉमन, ठीक है। और यूकैरियोट में होता है कौन सा, अल्फा, ठीक है, और डेल्टा हो गया, एप्सिलॉन हो गया, समझ में आया ये सब। तो यूकैरियोट में हो गया अल्फा, हो गया डेल्टा, हो गया एप्सिलॉन, ये सब होते हैं। इसमें ज्यादातर काम इसके हैं, दोनों के सारे काम करते हैं
अल्फा का काम इनिशिएशन होता है एक्चुअली में, एक बीटा भी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बुक पर आ जाइए, थोड़ा सा बुक में आइए। बुक में लिखा हुआ है कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ठीक है, ये करता क्या है, चाहे जहां पर भी हो, चाहे प्रोकैरियोट में हो चाहे यूकैरियोट में हो, काम इसका क्या होता है, ये करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अभी लाइन समझ रहे हैं ना? भाई देखिए, न्यूक्लियोटाइड को तो जोड़ेगा, क्योंकि जब डीएनए बनना है, डीएनए जब बनता है, आप सोचिए ये आपके पास डीएनए है, ठीक है, डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं, दो, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, ऊपर वाले से कॉपी होकर के नया बनेगा, दूसरे वाले से कॉपी होकर के एक नया बनेगा। मैं ऊपर वाले का दिखा रहा हूं, मान लीजिए ऊपर वाले में सीक्वेंस क्या है, ATGATA है, ठीक है, तो जब इससे डीएनए नया बनेगा तो इसको कॉपी करके नया बनेगा ना, तो एक के सामने क्या लगेगा, T, ये C लग गया, TA हो गया, ये C और ये T ऐसे लगेगा। ये सब क्या है, ये सब आप कहेंगे बेस है, नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस किसके साथ लगा होता है, न्यूक्लियोटाइड का ही तो हिस्सा है भाई। न्यूक्लियोटाइड में खाली ATCG नहीं लगता है, पूरा न्यूक्लियोटाइड लगता है, उसमें 3 चीजें लगती हैं, फॉस्फेट होगा, शुगर होगा, नाइट्रोजन बेस। आपको दिखाया क्या जा रहा है, नाइट्रोजन बेस समझाने के लिए, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए ये सब जुड़ेंगे तभी तो डीएनए बनेगा, एक एक करके, जैसे ब्रिक्स को जोड़ा जाता है सीमेंट की मदद से, वैसे एक एंजाइम की मदद से क्या होगा, वह एंजाइम इन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ चला जाएगा। किसके हिसाब से जोड़ेगा, इसके हिसाब से, जो ऊपर लगा है सीक्वेंस, यही पॉलीमराइजेशन है। किसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड का। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए का भी न्यूक्लियोटाइड होता है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्योंकि डीएनए बन रहा है तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हो गया ना, पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। उनको जोड़ रहा है, उनका पॉलीमराइजेशन, समझ में आ रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी खासियत क्या है, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, हाई एक्यूरेसी है, हाई, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है, गलती के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि म्यूटेशन गलती कहाँ ज्यादा होती है, जब आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में, आरएनए में ही तो मिस्टेक आती है, तभी तो कहते हैं आरएनए में म्यूटेशन फास्ट होता है। गलतियां ज्यादा कहाँ होती हैं, आरएनए में। डीएनए से डीएनए बनाने में मिस्टेक बहुत कम होती है, तो जब मिस्टेक कम है तो जाहिर सी बात है एक्यूरेसी ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो भी गई तो उसको सही भी कौन करता है, यही एंजाइम इसको सही भी करेगा। इसमें जो आपको कैटेगरी बताई गई है ना 1 2 3, इसमें से कुछ क्या है उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, और करेक्शन भी थोड़ा सा अगर चांस है तो करेक्शन भी हो जाता है, उस करेक्शन को बोलते हैं रिपेयर। क्या बोलते हैं, रिपेयर। डीएनए का रिपेयर भी होता है फिर इसमें, ठीक है। तो हाई एक्यूरेसी है एंड डीएनए रिपेयर भी होता है। अब इन दोनों टर्म को समझ लीजिए, ठीक है। एक चीज एक्यूरेसी हो गया, एक्यूरेसी का मतलब प्रॉपर। डीएनए रिपेयर का भी मैं नाम लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं 3 to 5, सॉरी, हाँ, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, 5 to 3 डीएनए नया बनेगा और 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अभी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आगे आपको ये समझ में आएगा 3 to 5 क्या होता है, ठीक। एक लाइन और लिखी गई है कि डीएनए पॉलीमरेज, आपको पता है ये जैसे बैक्टीरिया है ई कोलाई, कितना बेस पेयर होता है ई कोलाई में, 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर होते हैं टोटल, ठीक है। तो लिखेंगे इन ई कोलाई में पॉलीमराइजेशन का जो रेट है, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, रेट समझ रहे हैं ना। जैसे स्पीड जब निकाली जाती है तो बोलते हैं कितना समय में कितना दूर चले तो स्पीड आ जाती है ना, डिवाइड करके आते हैं, इतना डिस्टेंस में कितना समय लगा, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा स्पीड।
वैसे ये स्पीड समझ लीजिए कि किस रेट से वो पॉलीमराइज कर रहा है, किस रेट से वो डीएनए को बना रहा है। जैसे एक मिस्त्री ईंटे को जोड़ता है तो बहुत कुछ लोग जल्दी जल्दी जोड़ देते हैं और कुछ क्या बड़े सुस्त वे में काम करते हैं। तो जल्दी जल्दी जोड़ रहा है, 1 घंटे में बहुत सारा जोड़ दिया तो उसका पॉलीमराइजेशन रेट क्या हो गया, हाई हो गया। ठीक है, तो ई कोलाई का पॉलीमराइजेशन रेट या प्रोकैरियोटिक सेल में पॉलीमराइजेशन रेट हाई होता है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड का होता है। ठीक है, तो ई कोलाई में रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना है, 2000 ही लिखा गया डाटा। बेस, यहां आप बेस पेयर नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, पेयर नहीं बोला है क्योंकि एक बेस जुड़ता है। समझ लीजिए क्या जुड़ता है, जैसे ये है AGC है ना, अब जब जोड़ना होगा तो ए के सामने क्या जुड़ेगा, डीएनए बना रहे हैं तो टी जुड़ेगा, जी के सामने सी, ये हो गया टी। ठीक है, तो ये आप बेस पेयर जोड़ रहे हैं कि बेस जोड़ रहे हैं, बेस जोड़ते हैं, पेयर नहीं जोड़ते हैं। एक एक बेस जोड़ा जाता है, न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस है, तो यहां मैं पेयर नहीं लिखूंगा, 2000 बेस पर सेकंड, 1 सेकंड में 2000 बेस जुड़ जाते हैं। किससे, जो डीएनए पॉलीमरेज किसका है, प्रोकैरियोटिक सेल वाला है, जिसको आप कहते हैं ई कोलाई वाला। समझ में आ रहा है। अभी डाटा कैसे कैलकुलेट किया गया, 2000 क्योंकि 4.6 इंटू 10⁻6 ना, इतना बेस पेयर है, टोटल इतना बेस पेयर है। और टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 18 मिनट का। एक बैक्टीरिया को डिवाइड होने में हमने अभी आपको बताया कितना देर लगता है, 20 मिनट। अभी पिछले में बताया ना 20 मिनट में डिवाइड, तो 20 मिनट है, उसमें लिखा 18 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट कम किया गया है। ठीक है, तो वहां आपके वाले में लिखा है कि क्योंकि इसका डीएनए है तो 18 मिनट बाद ये क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि 18 मिनट में पॉलीमराइजेशन पूरा कर लेगा कि नहीं कर लेगा। भाई डीएनए है, डीएनए से डीएनए बना तो 18 मिनट में ये पॉलीमराइजेशन पूरा हो जाएगा कि नहीं होगा। जब पॉलीमराइजेशन पूरा हो जाएगा तभी तो कहेंगे डीएनए पूरा डिवाइड कर गया। और जब एक बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है 2 कॉपी, तो इसका मतलब उसका डीएनए पूरा डिवाइड कर गया, पूरा डीएनए पॉलीमराइज हो गया। तो 18 मिनट का टाइम लगता है पॉलीमराइजेशन में, और एक बैक्टीरिया के अंदर इतना बेस होते हैं। ठीक है, तो 18 मिनट से डिवाइड करेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके, इसको सेकंड में कन्वर्ट करके जो आंसर आएगा वो लगभग यही आएगा, इतना बेस पर सेकंड आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, ये टोटल बेस है और 18 मिनट का टाइम लग रहा है, 20 मिनट का, तो कितने बेस पर सेकंड जोड़ रहा है वो, तो डिवाइड कर देंगे तो इतना बेस पर सेकंड आ जाएगा वो। भाई 4 इतना बेस 18 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितना हो गया, आ रहा समझ में ना, डिवाइड करेंगे ना। अच्छा लाइए दिखा दें, हम भी समझ लें थोड़ा सा क्या हो सकता है, हमें मिस्टेक हो गई है। देखिए भाई, पेयर तो नहीं जुड़ता है, पॉलीमराइजेशन पेयर का तो नहीं होता है। हाँ ये है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, वो दोनों स्टैंड, वो जो डाटा दे रहा होगा ऐसे होगा, वो दोनों का डाटा दे रहा है, क्योंकि एक डीएनए ये हुआ ना भाई, एक पेयर तो इस वाले डीएनए में जुड़ रहा है और एक वाले इस वाले डीएनए में, इसमें 2 स्ट्रैंड डीएनए, ध्यान से सुनिएगा, डीएनए में कितने स्ट्रैंड हैं, 2। तो जब दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे तो इस वाले पर एक बेस जोड़ रहे हैं कुछ, और कुछ बेस इस वाले पर जोड़ रहे हैं, तो ये पेयर ये कैलकुलेट कर लिया उसने, वो पेयर लिख लीजिए, कोई बात नहीं, इतना बेस पेयर है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, 2 स्ट्रैंड बनते हैं ना, दोनों पर चलेगा एक साथ ना, इस पर भी पॉलीमराइजेशन चलेगा, इस पर क्योंकि डीएनए खुल गया दोनों स्ट्रैंड, तो दोनों स्ट्रैंड पर एक स्ट्रैंड नया बनेगा, तो पेयर इसलिए वहां लिख दिया उसने। एक स्ट्रैंड में देखेंगे 1000 का आएगा, कितने का आएगा, 1000। और अगर हम कहेंगे प्रोकैरियोट, ई कोलाई का है, आप देखेंगे यूकैरियोट का नहीं लिखा, लेकिन आप नोट कर लीजिए, यूकैरियोट का आता है 100 से लेकर के 200, 100 to 200 बेस पेयर पर सेकंड का, कहीं लिखा नहीं, नोट कर लीजिएगा, 100 से 200 बेस पेयर पर सेकंड। इतना स्लो जानते हैं क्यों होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए की लंबाई ज्यादा होती है। भाई लंबाई क्या है, ज्यादा है, ज्यादा बेस पेयर होते हैं, नहीं 10⁻⁴
9 बेस पेयर होते हैं ना, 6.6 × 10⁹ ठीक है, और समय भी ज्यादा लगता है। यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड करने में अगर कॉमनली देखा जाए, हमारी सेल ऑन एवरेज कितनी देर में डिवाइड कर जाती है, तो 24 घंटे में, और वो कहाँ 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है, तो 24 घंटे में ज्यादा समय लगा रहा है, तो स्पीड स्लो होगी कि नहीं होगी? भाई स्लो स्पीड से काम करेगा, 24 घंटे में उसको डिवाइड करना है तो क्यों फास्ट करेगा, क्यों ज्यादा बेस पेयर जो है जल्दी जल्दी लगाएगा? जल्दी जल्दी नहीं लगाएगा, उस पर टाइम बहुत ज्यादा उसके पास में, 24 घंटे में उसको डिवाइड करना है। और लंबा डीएनए भी है, तो जितना बड़ा डीएनए नहीं उसके कंपेरिजन में टाइम भी तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, इसलिए इतना टाइम लगता है उसमें। अब एक लाइन और लिखी गई है, उसको समझ लीजिए। देखिए इसी में सब है, आगे में बढ़ जाता हूं। जो डीएनए का रेप्लिकेशन, अभी देखिए एंजाइम मैंने आपको एक एंजाइम बताया है, केवल एक एंजाइम, लेकिन बीच में कुछ मैटर इसमें बुक में दिया है, उसको और समझ लीजिए। जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, ठीक है, या तो इस चीज को डीएनए रेप्लिकेशन की मैं कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसी में समझ लीजिएगा एक साथ। और देखें क्या लिखा है, ठीक है, ठीक। आगे दूसरा एंजाइम आ जाइए, इसको वहीं ले लेंगे एक साथ। दूसरा एंजाइम अब कोई बताएगा, और एंजाइम कौन सा होता है? हेलिकेस। हेलिकेस अब शुरू से समझ लीजिए, आपके पास ये डीएनए है, डीएनए ऐसा होता है, इसको रेप्लिकेशन कराना है, तो बताइए सबसे पहले कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले हेलिकेस, क्योंकि हेलिकेस क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, इसको काटेगा। भाई डीएनए को खोलना पड़ेगा ना बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा, तो खोलने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड कट करने पड़ेंगे, एंजाइम आ जाएगा हेलिकेज, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर है ये क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर है। और एक मॉलिक्यूलर सीजर और होता, कोई बताएगा? एक और है, तो होते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कट करेगा, दोनों में डिफरेंस ये है, ठीक है। ये हेलिकेज हो गया, नोट कर लीजिएगा क्या करता है ये, करे कट H बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करेगा, और क्या करेगा? एन अनवाइंड कराएगा, अनवाइंड डीएनए हेलिक्स, जो डीएनए हेलिक्स है उसको खोलेगा, ठीक है, अनवाइंड कराएगा। बताइए ये हेलिकेज कहाँ काटेगा? कहीं पर भी काट देगा रैंडमली, कहाँ कट करेगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो हमारा डीएनए होता है, हमारा डीएनए, उस डीएनए में डीएनए रेप्लिकेशन कई जगहों पर एक साथ चलता है। जैसे हाईवे जब बहुत बड़ा बनता है तो काम जो चलता है हाईवे पर, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा वहां, थोड़ा थोड़ा दूर पर काम चल रहा होता है, एक साथ नहीं होता कि एक जगह काम चालू किया तो पूरा एक साथ नहीं बना देंगे, टाइम लगेगा। तो ऐसे हमारे डीएनए में ORI साइट होती हैं, क्या होती हैं? ORI, मल्टीपल ORI साइट होती हैं। जहां ORI साइट है वहीं से डीएनए खुलेगा, क्योंकि हेलिकेज यहीं पर आकर के बाइंड करता है। पहले आएगा हेलिकेज, यहां बैठेगा, पहचानेगा कि यही ORI साइट है। ऐसा नहीं होता है कहीं पर भी नहीं बैठ जाएगा, इसको पहचानेगा, पहचानने के बाद जब इसको क्लियर हो जाएगा कि यहीं से ये ORI मिल गया हमको, वहीं से डीएनए को खोलना चालू कर देगा। तो मल्टीपल का मतलब ढेर सारी ORI साइट होती हैं, इसलिए बहुत सारे हेलिकेज एंजाइम एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर नोट कर लीजिएगा कि ये जो है हेलिकेज कहां बाइंड करेगा? एट ORI साइट, कट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को एट ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं ORI को, ठीक है। और मल्टीपल ORI वो आगे डिफरेंस में समझ लीजिएगा। तीसरा एंजाइम कौन सा होता है? टोपोआइसोमरेज। डीएनए आपके पास खुल गया, ठीक है। अब जैसे रस्सी को जब खोलते हैं तो ऊपर ऐंठन बढ़ती जाती है, बढ़ती है नहीं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग। क्या बोलते हैं? सुपर क्वाइलिंग। सुपर क्वाइलिंग को खत्म करना है, ऐंठन को हटाना है, तो कैसे ऐंठन हटाया जाएगा? अगर छोटा लेंथ, सोचिए अगर डीएनए छोटा सा होता, सोचिए इतना बड़ा डीएनए है, ठीक है, ये रस्सी छोटी सी है, इसको अगर आप बीच में से खोलिए तो ऐंठन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऊपर का डीएनए, हमारा जो डीएनए होता है लीनियर होता है, और दोनों किनारे क्या होते हैं? खुले होते हैं, बंधे नहीं होते हैं। तो बीच में से जब खोलेंगे तो ऊपर ये
तुरंत अपने आप क्या हो जाएगा, ऐंठन बनेगी भी तो गायब हो जाएगी, ठीक है, अगर डीएनए छोटा होता तो। लेकिन चूंकि डीएनए है 2.2 मीटर, बहुत बड़ा डीएनए है। अब उसमें सोचिए 2.2 मीटर का डीएनए है, ठीक है, कहीं यहां से रेप्लिकेशन चालू हो रहा है, तो जब ये और यहां पर चालू हो रहा है, यहां पर चालू हो रहा है, तो यहां से खुला, यहां से खुला, यहां से, तो जब कई जगहों पर एक साथ खुलता है तो ऐंठन खत्म नहीं हो पाती है, क्योंकि यहां से भी खुल रहा है ना, ये यहां से भी खुल रहा है, ठीक है। तो उसी ऐंठन को हटाने के लिए एंजाइम काम करता है जो ट्विस्ट बन जाता है, क्योंकि अगर ट्विस्ट बना रह गया तो हेलिकेज इतना एरिया तो खोल दिया, इतना एरिया उसने क्या कर दिया, खोल दिया, आगे क्या बन गया, ट्विस्ट बन गया है। तो ट्विस्ट नहीं हटेगा तो हेलिकेज काटेगा कैसे उसको, फिर आगे ट्विस्ट बना रहेगा तो हेलिकेज काटेगा कैसे उसको, इसलिए ट्विस्ट को हटाया जाता है। तो एंजाइम इसी के हेलिकेज अगर यहाँ है तो टोपोआइसोमरेज उसके आगे आगे चलता है। ये अगर रेप्लिकेशन की डायरेक्शन ये है तो टोपोआइसोमरेज आगे चलेगा, हेलिकेज के ट्विस्ट को हटाएगा। समझ में आ रहा है? ट्विस्ट हटता कैसे है, ट्विस्ट हटता कैसे कोई जानता है? ऐसे हटता, देखिए जैसे आपके पास ये डीएनए है, इसमें से ट्विस्ट हटाना है, ऐंठन हटानी है, तो क्या करेंगे, इस डीएनए को ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, सोचिए क्या जुड़ा है इस पर, न्यूक्लियोटाइड। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर। ये किसी भी फास्फोडाइस्टर को काटेगा जहां से ट्विस्ट हटाना। अगर टोपोआइसोमरेज यहाँ है तो यहाँ पर क्या करेगा, वो कट करेगा एक बॉन्ड को, डीएनए के एक स्ट्रैंड को कहीं से काट देगा, काटने के बाद में इसको घुमा करके पीछे से जोड़ देगा। आप सोचिए रस्सी का ऐंठन कैसे हटता है, एक स्ट्रैंड काटिए, एक रस्सी का एक जो है धागा, दो होते हैं ना ट्विस्ट, उसमें एक को काट करके घुमा करके पीछे से लगा कर जोड़ दीजिए तो ट्विस्ट हट जाएगा, नहीं हटेगा। इसको घुमा करके दूसरी डायरेक्शन जोड़ देंगे तो ट्विस्ट हट जाएगा। आता समझ में ये चीज? नहीं आता तो रस्सी को लेइए काट के और उसके बाद उसकी ऐंठन को निकाल कर पीछे से फिर दूसरी डायरेक्शन से जोड़िएगा, ट्विस्ट अपने आप हट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कट एंड लाइगेट द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को काट करके फिर से जोड़ देता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये लिख लीजिएगा, रिमूव करता है, रिमूव ट्विस्ट। ट्विस्ट को क्या बोलते हैं, सुपर कॉइलिंग, ठीक है। और ये सुपर कॉइलिंग ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है। सुपर कॉइलिंग कैसे, बाई कटिंग एंड लाइगेटिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करके और लाइगेट करेगा, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में ले जाकर के लाइगेट करा देगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया टोपोआइसोमरेज। अब कोई और एंजाइम, एक होता है प्राइमेज एंजाइम। चौथा एंजाइम कौन सा है, प्राइमेज। अभी डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म नहीं बताया, केवल आपके एंजाइम समझ, मैकेनिज्म भी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी इसी समय। प्राइमेज क्या होता है, जैसे जब पेंट लगाया जाता है किस पर, दीवारों पर, तो पहले या लकड़ी पर तो पहले प्राइमर लगा देते हैं ताकि बढ़िया से पेंट पकड़ ले, ठीक है। वैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन जब कराया जाता है तो क्या करते हैं, पहले एक प्राइमर बनता है। जैसे देखिए आपके पास ये दोनों स्ट्रैंड मैंने अलग कर दिया, डीएनए में दो स्ट्रैंड दोनों अलग हो गए। अब यहां पर एक 5 प्राइम एंड है और एक क्या है, 3 प्राइम एंड है, और ये सामने कौन सा हुआ याद रखेंगे, ये सब बता चुके हैं। 3 के सामने 5 प्राइम एंड का मतलब भी बताया है, यहाँ फॉस्फेट फ्री है, यहाँ पर OH फ्री है, और ये सामने 3 होगा, एंटी पैरेलल। डीएनए रेप्लिकेशन किधर से किधर होता है, 5 से 3। तो 5 से 3 नए वाले की बात हो रही है, पुराना नहीं, पेरेंटल नहीं देखते हैं, क्योंकि पेरेंट इस पर डीएनए, ये तो 5 से 3 ये तो पेरेंटल है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट। जिसको कॉपी किया जाएगा वो होता है टेम्पलेट। ये दोनों स्ट्रैंड कौन से हो गए, टेम्पलेट, ठीक है। तो यहां से डीएनए बताइए इस वाले पे किधर से बनेगा, इधर से बनेगा कि इधर से बनेगा? इस वाले डीएनए पर नया डीएनए इधर से बनाएंगे कि इधर से बनाएंगे? इधर से बनाएंगे, क्योंकि नए में 5 यहां जाएगा और 5 से 3 तब सामने रहेगा, तो 5 से 3 की तरफ चलेगा नया, ठीक है। इस पर अगर आप बना देंगे तो 3 माना जाएगा सामने वाला, तो 3 से 5 डायरेक्शन हो, क्योंकि 3 है तो दूसरा एंड तो 5 होगा ही। 3 से 5 कभी डीएनए नहीं बनता है, उसका कारण है,
ठीक है, समझ में आ रहा है, उसका रीजन है। तो हमेशा नया डीएनए 5 से 3 पर ही बनता है। ठीक है, कोई बता सकता है रीजन की 5 से 3 ही क्यों बनता है डीएनए, कभी 3 से 5 क्यों नहीं बनता है? मैं यही लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा उस लाइन को। डीएनए रेप्लिकेशन जो है N5 to 3 डायरेक्शन में ही क्यों होता है, जानते हैं कोई? है क्योंकि देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा भाई, जोड़ने का काम कौन करेगा? पॉलीमरेज। पॉलीमरेज तब जोड़ेगा जब उसको एक OH नजर आएगा। अगर इसको OH दिख गया तो न्यूक्लियोटाइड को बैठाएगा। सोचिए एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में सबको पता है, ठीक है। इधर क्या है? फॉस्फेट अगर लगा है, इधर फॉस्फेट है, उधर क्या होता है? OH, इतना जानते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में जहां फॉस्फेट होता है वो डायरेक्शन 5 बोली जाती है और ये डायरेक्शन क्या बोली जाती है? 3। अब बताइए पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज इस न्यूक्लियोटाइड के बाद अगला न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है इस पर, तो किधर जोड़ेगा? इधर जोड़ेगा कि इधर जोड़ेगा? इधर जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको OH दिखता है, बस OH दिखेगा वहीं ले जाके जोड़ देगा न्यूक्लियोटाइड। तो OH किधर है? यहाँ है ना, तो यहां जोड़ेगा तो यहां लेके आएगा नया न्यूक्लियोटाइड, उस पर क्या होगा? फॉस्फेट होगा, उस पर इधर OH होगा, फॉस्फेट और इसका OH क्या बना देगा? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बना देगा। ठीक है, फिर यही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। फिर एक OH फ्री मिल गया, अगला फिर लेके आया। तो आप देखिए यहां पर किधर से बन रहा है? 5 से 3 की तरफ चल रहा है। ये 5 है तो 3 की तरफ जोड़ा जा रहा है, 5 डायरेक्शन में नहीं जुड़ा कुछ ना, क्योंकि एक OH चाहिए पॉलीमरेज एंजाइम को। ठीक है, तो इसका रीजन यही होता है, नोट कर लीजिएगा। ये डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन 5 to 3 डायरेक्शन, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड को ओनली एट 3' एंड OH एंड, जहां पर उसको 3' एंड OH एंड दिखाई देगा, किसका? ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो पहले से न्यूक्लियोटाइड रहेगा, पहले से उसी पर तो जोड़ेगा ला करके, तो उसका OH उसको दिखना चाहिए। ये तो हो गया कि 5 से 3 डीएनए बनता। अब हम प्राइमेज बता रहे हैं, प्राइमेज की जरूरत क्या पड़ती है। इस पर देखिए, अब यहां डीएनए रेप्लिकेशन कराना है तो पॉलीमरेज जैसे जब काम स्टार्ट किया जाता है तो बिना दक्षिणा के काम नहीं होता, बिना पैसा नहीं लेते हैं। ठीक है, कुछ नया बनाना है तो पहले उनको चढ़ावा चढ़ाइए। ऐसे यहां पर पॉलीमरेज फ्री में काम नहीं करेगा, उसको क्या चाहिए? उसको एक OH चाहिए। तो बताइए जब पहले से पूरा रेगिस्तान है, कुछ है ही नहीं है OH, तो कैसे पॉलीमरेज जोड़ देगा ला करके? कुछ नहीं जोड़ पाएगा ना, उसको तो एक OH से मतलब होता है ना। तो क्या होगा? प्राइमर बनाना पड़ेगा सेल को। तो प्राइमर क्यों बनता है? क्योंकि पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को तब जोड़ता है जब एक OH नजर आता है। OH तब मिलेगा जब कोई पहले से वहां न्यूक्लियोटाइड बैठा रहेगा। तो खाली जगह पर तो पॉलीमरेज को जोड़ नहीं सकता है, ठीक है, उसको तो OH चाहिए। इसीलिए क्या है, पहले एक प्राइमर बनाना पड़ता है। और प्राइमर एक्चुअली में होता क्या है? 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, जिसमें 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड या बेस रहते हैं। समझ में आया? तो मैं यहाँ एक छोटा सा प्राइमर बन गया। ठीक है, अब ये इसकी कौन सी डायरेक्शन हो गई? सॉरी, इस पर बनेगा, इस पर बनेगा। ठीक है, ये हो गया, ये 5 डायरेक्शन और यहाँ पर ये 3। तो 3 पर क्या नजर आएगा? एक OH नजर आएगा ना। अब पॉलीमरेज आएगा, OH दिख गया, अब ला जाकर बैठा देगा। फिर एक उसका वाला OH नजर आएगा, जो बैठाएगा उस पर भी एक OH रहेगा उधर ना। फिर पॉलीमरेज दूसरे को बैठाएगा OH पर, फिर तीसरे को OH पर, चलता रहेगा। तो पहले एक प्राइमर बनाना पड़ता है सेल को। प्राइमर किस चीज का होता है? RNA का। डीएनए का प्राइमर नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, डीएनए का प्राइमर नहीं बनता है, प्राइमर हमेशा RNA का ही बनता है, क्योंकि वो एंजाइम प्राइमेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? प्राइमेज। ठीक है, तो प्राइमेज क्या करेगा? ये फॉर्म करेगा, बनाएगा प्राइमर, एक प्राइमर बनाएगा। प्राइमर क्या होता है? 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड, उसमें 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे। ठीक है,
और ये प्राइमर याद रखिए किसका बनेगा, ये आरएनए का प्राइमर होता है, डीएनए का प्राइमर नहीं बनता है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए रहेगा, याद रखा। अगर पूछा जाए प्राइमर में क्या रहेगा तो थाइमिन रहेगा, उसमें सॉरी यूरेसिल, थाइमिन के प्लेस पे क्या रहेगा, यूरेसिल रहेगा, क्योंकि आरएनए का है। और ये प्राइमेज जो एंजाइम है ये क्या है, ए टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये एक प्रकार का क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए बनाता है। भाई आरएनए कहीं से, चाहे आरएनए से आरएनए बनाइए, ठीक, और डीएनए से आरएनए बनाइए तो भी आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे। ये क्या कर रहा है, ये आरएनए बना रहा है, तो आरएनए को बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज का ये टाइप हो गया प्राइमेज, समझ में आया। तो प्राइमेज एंजाइम प्राइमर बनाएगा, और प्राइमर हमेशा कहां जुड़ता है, अगर आप कहेंगे प्राइमर जुड़ता कहां है, तो प्राइमर अटैच होता है 3 प्राइम एंड ऑफ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, पेरेंट कौन सा है इसमें से, हरा वाला पेरेंटल है, तो नोट कर लीजिएगा कि प्राइमर जो अटैच होगा, प्राइमर अटैच करेगा एट 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट कहेंगे या पेरेंटल, टेम्पलेट और पेरेंटल, क्योंकि पेरेंट वाला ही तो कॉपी हो रहा है, जो कॉपी होता है डीएनए उसी को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। समझ में आ रहा है। अच्छा, एक इसका कोई कारण बताएगा, टोपो आइसोमरेज की, जैसे टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, ट्विस्ट को हटाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि डीएनए पूरा एक साथ नहीं खुलता है, ठीक है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में डीएनए स्टेप में खुलता है, ठीक है। प्रोकैरियोट डीएनए का रेप्लिकेशन थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप होता है। ये आपके पास 3 एंजाइम हो गई, और कोई एंजाइम इसके अलावा, हाँ, लाइगेस, एक एंजाइम और बचा हुआ है, वो है डीएनए लाइगेस। चौथा एंजाइम डीएनए लाइगेस। डीएनए लाइगेस क्या करता है, ये डीएनए को जोड़ने का काम करता है, गैप को सील करेगा। जैसे आप सोचिए गैप कहाँ आएगा, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, इतना तो सबको पता होगा कि ये डायरेक्ट डीएनए बनता है और इस पर डीएनए टुकड़ों की फॉर्म में बनेगा, टुकड़ों, इतना पता होगा। ये टुकड़ों के बीच में गैप आया, इस गैप को सील कौन करेगा, लाइगेस, ठीक है। तो अभी इतना नोट कर लीजिए, ये सील करता है गैप बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए के जो टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट हैं, जो छोटा छोटा डीएनए फ्रैगमेंट्स बन गया है टुकड़ा, उन्हीं के बीच में गैप बन जाता है, उसको सील करेगा लाइगेस। ये प्रूफ रीडिंग नहीं करता है, प्रूफ रीडिंग को बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस, ये प्रूफ रीडिंग नहीं करता है। जो आपका मैंने बताया डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, वो इनिशिएशन कराएगा, बीटा वाला करता प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ये प्रूफ रीडिंग नहीं करता है, ये तो गैप को सील करता है। समझ में आया, प्रूफ रीडिंग का एंजाइम ये नहीं है, वो डीएनए पॉलीमरेज करता है। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज कई प्रकार का है, तो उसमें से कुछ क्या करेगा, कुछ पॉलीमराइजेशन कराएगा, कुछ क्या करेंगे, प्रूफ रीडिंग कराएंगे, सबका अपना अपना काम है, ठीक है। और कोई एंजाइम है बताइए, अब एंजाइम नहीं है, अब एंजाइम नहीं है, अब एक चीज पढ़ते हैं एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, तो चूंकि वो एंजाइम नहीं है तो उसको एंजाइम वाले में नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अब स्टार्ट करिएगा डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म, कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। देखिए यहां तक समझ में आ गया है, हाँ, देखिए मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट में, ध्यान रखिएगा, ये यूकैरियोट में नहीं पढ़ रहे हैं। अभी मैं आगे डिफरेंस बताऊंगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। हालांकि इन्होंने जो बनाया है डायग्राम, एक लाइन मैंने छोड़ दिया था, एक लाइन मैंने छोड़ दिया था, जो मैंने कहा था अभी बताऊंगा, उस लाइन को पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। ये लिखा एक वर्ड, डीएनए एप्लीकेशन इज द एक्सपेंसिव प्रोसेस, बहुत खर्चीला है,
सस्ता नहीं है। इसका मतलब क्या है? पैसा लगता है, एनर्जी लगती है। एनर्जेटिकली इसने लिखा है डीएनए रेप्लिकेशन इज एक्सपेंसिव। किस टर्म में? एनर्जी के पॉइंट से, एनर्जेटिकली। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन बड़ा खर्चीला है, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत खर्च होती है। ठीक है, अब इसमें जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड, तो सोचिए वो क्या न्यूक्लियोटाइड रहता है कि कुछ और रहता है? वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट रहता है। न्यूक्लियोसाइड, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जैसे आपको पता है एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर होता है, एक फॉस्फेट होता है, और एक क्या है? नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, ग्वानिन, कुछ। एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, कितना फॉस्फेट होता है एक न्यूक्लियोटाइड में? एक। जब ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए में जुड़ेगा तो कितने फॉस्फेट लेके जुड़ेगा? एक फॉस्फेट रहता है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो 3 फॉस्फेट होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो एक फॉस्फेट और बनाया, एक फॉस्फेट और बनाया। इस फॉस्फेट और शुगर के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है, नॉर्मल बॉन्ड है, देख रहे हैं? लेकिन इसमें 2 फॉस्फेट ऐसे हैं जिसके बीच में क्या है? हाई एनर्जी रिच बॉन्ड है। ये जो मैंने बॉन्ड ऐसे बनाया है, जैसे एटीपी में कितना फॉस्फेट होता है? 3 फॉस्फेट होता है। तो उसमें 3 फॉस्फेट में 2 फॉस्फेट के बीच में ऐसा बॉन्ड नजर आता है। ये है हाई एनर्जी बॉन्ड, जो ऐसे करके बनाया गया है। ये जब टूटेगा तो अच्छी खासी एनर्जी रिलीज होती है। डीएनए रेप्लिकेशन में भी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। समझ में आया? ऐसे नहीं होता है कि जो है पॉलीमरेज एंजाइम ऐसे ही फ्री हैंड में जोड़ नहीं देता है। अच्छी खासी एनर्जी ले करके तब पॉलीमरेज क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। उसको एनर्जी चाहिए, इसीलिए एक्सपेंसिव है। ठीक है, एक्सपेंसिव का मतलब क्यों है? क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है। एटीपी लिखेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है ये समझिए। तो एनर्जी जो होती है, एक चीज और लिखेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैज डुअल फंक्शन। ये स्टेटमेंट में आता है। ठीक है, ये लाइन कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के 2 फंक्शन होते हैं। यहां टाइड लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये साइड लिखा है क्योंकि टाइड में एक फॉस्फेट होता है केवल। कितने फॉस्फेट होते हैं? एक। न्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फेट? एक। और ये मैंने लिखा न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड में अगर एक फॉस्फेट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा ना। न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट जोड़ते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है, इतना पता ना। और ये न्यूक्लियोसाइड में कितने फॉस्फेट को लेके आ रहा है? 3 फॉस्फेट को लेके आ रहा है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जैसे AGT, ये है नया डीएनए जब बनाना होता है, तो पॉलीमरेज क्या, जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ जोड़ा जाएगा, उसमें पहले शुरुआत में कितने फॉस्फेट रहे होंगे? 3 फॉस्फेट रहते हैं। इस न्यूक्लियोटाइड में शुरुआत में कितने हैं? 3 हैं। तो 3 फॉस्फेट को लेके आ रहा होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड में 3 फॉस्फेट को लेके आ रहा होता है। सोचिए अगर एडेनिन यहाँ क्या जोड़ना है? थाइमिन जोड़ना है ना। तो थाइमिन वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें कितने फॉस्फेट रहेंगे? 3 फॉस्फेट रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? 3 फॉस्फेट। ये 2 फॉस्फेट के ये 2 कितने बॉन्ड है इसमें? हाई एनर्जी वाले 2 हैं। ये वाला एक हाई एनर्जी है और एक ये वाला है। ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये फॉस्फेट अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये फॉस्फेट अलग हो जाएगा। कितना फॉस्फेट लास्ट में बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। 2 बॉन्ड टूटे, दोनों अलग, तो एनर्जी फ्री होगी ना। तो ये 3 फॉस्फेट को इसलिए ला रहा होता है क्योंकि इसको 2 फॉस्फेट को निकाल करके एनर्जी को फ्री करना रहता है। उस एनर्जी को यूज करके यहां पर ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड जो यहां जुड़ रहा है, पहले इसको न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। जब जुड़ता है तो 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं, तब वो होता है न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं उसको, या न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बोला जाता है। ठीक है, इसके 2 फंक्शन है। एक फंक्शन तो क्या है? पहला फंक्शन है ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। सबस्ट्रेट समझ रहे हैं?
भाई यही तो जुड़ता है, जा करके जुड़ेगा तो यही ना। भले इसका 2 फॉस्फेट हटा करके जोड़ा जा रहा है, लेकिन सबस्ट्रेट तो यही है ना। दूसरा क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसके अंदर 2 बॉन्ड है, एनर्जी रिच बॉन्ड है, यही एनर्जी भी देता है, ठीक है। दूसरा है प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी किसके लिए, फॉर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी। क्यों, क्योंकि कंटेन, इसमें क्या होगा, कंटेन टू हाई एनर्जी रिच बॉन्ड, इसमें 2 हाई एनर्जी रिच बॉन्ड हैं बिटवीन फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट के बीच में इसमें बॉन्ड है एनर्जी वाले। तो इसके 2 फंक्शन होते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक लिखा, एक लाइन, ये सेम एज द एटीपी, जो आप एटीपी पढ़ते हैं वो वास्तविक रूप से क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो आप उसको देखिए, तो एडेनोसिन कैसे बना, एडेनोसिन बना कैसे, एडेनोसिन को बनाने के लिए एक शुगर चाहिए और क्या चाहिए, एक नाइट्रोजन बेस, बन गया एडेनोसिन। आपको बताया था उस समय ना कि ग्वानोसिन कैसे बनेगा, शुगर प्लस ग्वानिन कॉल्ड ग्वानोसिन, ठीक है। तो एडेनोसिन में एडेनिन प्लस 3 फॉस्फेट, तो वो हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, सेम एज द एटीपी है। लिख लीजिएगा, ये क्या है, लाइक एटीपी। हम जानते हैं एटीपी से हमको एनर्जी मिलती है, तो वैसे इससे भी एनर्जी मिलेगा, लेकिन एटीपी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज नहीं किया जा रहा है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई डीएनए रेप्लिकेशन में, एक बार समझ में आ गई, डीएनए रेप्लिकेशन एक्सपेंसिव होता है बहुत ज्यादा, एक पॉइंट ही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट समझते जाइए इसके। दूसरा पॉइंट समझिएगा रेप्लिकेशन में, कि डीएनए रेप्लिकेशन में कई जगह एक साथ होता है, एक साथ रेप्लिकेशन कई जगह से चलता है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एट मल्टीपल साइट्स, कई जगहों पर एक साथ चलेगा। इसका कारण क्या है, कारण इसका है कि डीएनए की लंबाई इतनी ज्यादा है कि एक साथ डीएनए को खोल करके और एक साथ रेप्लिकेट कराना संभव नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि ठीक है, डीएनए में बहुत सारी जगहों पर ओआरआई है, ध्यान सुनिएगा, डीएनए में बहुत सारी जगहों पर क्या है, ओआरआई है। तो आप तो यही कहेंगे कि बहुत सारी जगहों पर ओआरआई है, इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन एक साथ पूरा एक बार में नहीं होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन क्या जरूरत है ढेर सारी ओआरआई करने की, प्रोकैरियोट में तो एक ही ओआरआई होती है, प्रोकैरियोट में सिंगल ओआरआई, यूकैरियोट में बहुत सारी जगहों पर ओआरआई क्यों होती हैं, क्योंकि यूकैरियोट का डीएनए बहुत लंबा होता है। अगर वो डीएनए पूरा एक साथ खोला जाए तो इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इस सेल उसको सहन नहीं कर पाएगी, उतनी एनर्जी नहीं दे पाएगी, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा ना उतना लंबा डीएनए एक साथ खोल करके और फिर उसको रेप्लिकेट कराना। इसलिए टुकड़ों में चलता है काम, थोड़ा खोला डीएनए उसको रेप्लिकेट करा दिया, आगे खुला उसको रेप्लिकेट करा दिया, ठीक है, समझ में आया। तो मल्टीपल साइट्स पर चलता है और यहाँ पर मल्टीपल ओआरआई होती है। एक चीज और समझेंगे, रेप्लिकेशन फॉर, अब इसको मैकेनिज्म, अब मैं मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब आप मैकेनिज्म समझ लीजिए, इसके बाद यही फिनिश कर दिया जाएगा। एक लाइन को और देखिए, पेज नंबर, जहां ये डायग्राम बना हुआ है, इस तरीके का डायग्राम बना है ना, डीएनए इस तरीके से दिखाया गया है, अगला पेज, उस पर लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल साइकिल दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन जानते हैं, समन्वय, तालमेल। जैसे आपको पता होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज में, ठीक है। और जब सेल साइकिल चलती है तो उसमें G1 आता है, एस आता है, G2 और M फेज आता है। तो सेल साइकिल में सारे इवेंट जब चलते हैं तो सब एक साथ होने चाहिए, एक के बाद एक, तालमेल होना चाहिए। ऐसा ना हो यहाँ तो डीएनए रेप्लिकेशन कर गया
एक डीएनए से क्या बन गया, 2 बन गए, और यम फेज में जाकर के अलग भी हो गए, अलग भी हो गए, होता ना अलग। और उसके बाद क्या होता है, सेल प्लेट बन जाती है। टेलोफेज में क्या होता है, सेल प्लेट, 2 सेल बन गया। अब सोचिए कि सब कुछ हो गया, सेल प्लेट नहीं बनी तो क्या होगा, सब कुछ हो गया, सेल डिवीजन कर गया, लेकिन सेल साइकिल से उसका तालमेल नहीं बैठ रहा है। क्या तालमेल नहीं बैठ रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि यम फेज में जब साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो क्या होगा, डीएनए डबल होगा कि नहीं होगा। अरे 4 डीएनए है, 2-2 पहुंचने चाहिए थे, 4 के 4 एक सेल में आ जाएंगे, बीच में पार्टीशन नहीं बन पाया, तो पॉलीप्लॉइडी जनरेट हो जाएगी, नहीं होगी, वही लिखा ना, क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी। और एक मिस्टेक ऐसी हो सकती है कि जब सेपरेशन होता है, किस फेज में, एनाफेज में, सोचिए कहीं धागा बना नहीं, तो बना नहीं तो पता लगा इसमें 23 पहुंचा, 22, और इसमें कितना पहुंच गया, 25 पहुंच गया, 24 पहुंच गया, होता ना। एक क्रोमोसोम घट सकता है, एक क्रोमोसोम बढ़ भी सकता है, कुछ भी मिस्टेक हो सकता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो यहां लिखा गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल साइकिल के बीच में, सेल साइकिल के बीच में शुड कोऑर्डिनेट, क्या होनी चाहिए, शुड कोऑर्डिनेट होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ नॉट, नहीं हुआ, देन क्या हो सकता है, पॉलीप्लॉइडी जनरेट हो सकती है, पॉलीप्लॉइडी, या फिर बुक ने लिखा नहीं, आप यूप्लॉइडी, आप उसको एन्यूप्लॉइडी लिखिएगा। देखिए एक क्रोमोसोम घटता बढ़ता है, इसको क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में जनरेट हो सकता है, मतलब ये तो आपको पता ना, अगर बीच में सेल प्लेट नहीं बना तो आने चाहिए क्रोमोसोम आधे आधे, हो गए डबल। और सोचिए अगर धागा नहीं बना तो जब खींचेंगे तो किसी एक सेल में कम पहुंचेंगे, किसी एक सेल में ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी, जिससे टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर जो बनता है, इसी से बनता ना। जो डिफेक्टिव क्रोमोसोम बनेगा, पता लगा 23 पहुंचना चाहिए, उसमें 22 ही पहुंचा है, 23 और 22 की जगह 23 की जगह 25-24 पहुंच गया, एक कम हो गया या एक ज्यादा, कुछ भी हो सकता है केस। तो ये वाला केस होता है एन्यूप्लॉइडी। तो ये 2 पॉइंट आपके लास्ट वाला पैराग्राफ मैंने आपको ये समझा दिया है। हाँ, तो आखिर क्या है बताइए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो है ये भाई। देखिए मैंने आपको म्यूटेशन 2 लेवल पर बताया था। एक तो म्यूटेशन जीन के लेवल पर होता है कि कोई बेस गलत लग गया, वो है जीन म्यूटेशन, मेंडेलियन डिसऑर्डर जनरेट कराएगा। और क्रोमोसोम में कोई गलती होगी, क्रोमोसोम की संख्या बदल गई, वो होता क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोम की संख्या कम होना या ज्यादा होना, या पूरा सेट ही मल्टीप्लाई हो जाना। समझ में आ रहा है, उस समय टर्म लिखाया गया था, भूल गए सब। एक लाइन और समझिए, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें डीएनए को आप बोलते हैं कि अगर किसी भी जीन को आपको क्लोन कराना है, जीन क्लोनिंग, एक जीन की बहुत सारी कॉपी बनानी है, छोटा सा डीएनए आपके पास में है, उसकी बहुत सारी कॉपी रेडी करनी है, तो आप क्या करते हैं, प्लाज्मिड लेते हैं, याद है सबको, प्लाज्मिड में जोड़ेंगे, फिर उस प्लाज्मिड को किसी सेल में भेजेंगे, क्योंकि प्लाज्मिड बाहर तो रेप्लिकेट कर नहीं सकता है, फिर सेल में भेजेंगे, सेल डिवाइड करेगी, प्लाज्मिड डिवाइड करेगा, उस जीन की बहुत सारी कॉपी रेडी हो जाएंगी, जिसको आपने किसमें जोड़ा है, प्लाज्मिड में। ये प्लाज्मिड में इस जीन को, तो किसी भी जीन को प्लाज्मिड में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि उस जीन के अंदर ओआरआई नहीं होता है, प्लाज्मिड ही ओआरआई प्रोवाइड कराता है। भाई देखिए, कोई डीएनए रेप्लिकेट तब करेगा जब उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए। अगर वो साइट नहीं है तो जीन रेप्लिकेट डिवाइड नहीं करेगा वो डीएनए। इसीलिए बुक ने जो लिखा है कि हमको प्लाज्मिड की जरूरत क्यों पड़ती है बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि प्लाज्मिड प्रोवाइड द ओआरआई। इस प्लाज्मिड में तो ओआरआई होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो एक मेन डीएनए होता है, एक तो मेन डीएनए अपना होता है और एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। मेन डीएनए में भी ओआरआई है, इसमें भी ओआरआई है, तो प्लाज्मिड के अंदर तो ओआरआई होता ही है। सोचिए अगर ये जो आप जीन लेके आ रहे हैं, अगर इसमें सोचिए कि ओआरआई साइट नहीं है,
आपने ये डीएनए ह्यूमन का है आपके पास में, यहाँ ORI है, यहाँ ORI है, यहाँ है, आपने यहाँ से काट के उठा के लेके जोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ तो ORI नहीं मिलेगी ना, ORI तो यहाँ है। सोचिए ये वाली जीन आपको ले जाकर के क्लोन करानी है तो इसमें ORI नहीं है तो प्लाज्मिड क्या करेगा, प्लाज्मिड में इसलिए जोड़ते हैं ताकि ORI मिल जाए हमको। समझ में आ रहा है ना? तो उस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्लाज्मिड प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट फॉर द अलाइन डीएनए, जिसको जोड़ा जाता है। अब थोड़ा सा 10 मिनट में आप मैकेनिज्म समझ लीजिए, अब ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मैकेनिज्म देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है, टाइम लगता है इसमें। मैकेनिज्म डीएनए एप्लीकेशन 3 स्टेप में होता है। स्टेप्स अगर कहेंगे 3 स्टेप में वो पूरा होता है। पहला स्टेप है इनिशिएशन, नोट कर लीजिएगा, बुक में नहीं दिया, इनिशिएशन, ठीक है। दूसरा स्टेप है इलोंगेशन और तीसरा होगा टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब शुरुआत करा देना, शुरुआत, ठीक है। देखिए इनिशिएशन में क्या होगा, इनिशिएशन सोचिए डीएनए आपके पास में है, ये डीएनए बहुत बड़ा डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए को रेप्लिकेट कराना ऐसा नहीं होता, डीएनए ऐठा होता है। सोचिए मैंने साधारण बना दिया, यहाँ ORI है, यहाँ ORI, यहाँ ORI, बहुत सारी ORI, जहाँ ORI है वहीं हेलिकेज बाइंड करेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, इनिशिएशन में हेलिकेज क्या करेगा, बाइंड करेगा एट ORI, शॉर्ट फॉर्म में खोजेगा, पहचान के बाइंड कर लेगा। इसके बाद हेलिकेज क्या करेगा, उसको काटेगा, अनवाइंड करेगा, ठीक है, अनवाइंडिंग होगी ऑफ हेलिक्स, ठीक है। उसी जगह से अनवाइंडिंग होगी, पूरा डीएनए नहीं खुलेगा, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से खुल गया डीएनए। अब ये देखिए डीएनए खुल गया था, कितना डीएनए खुल गया, ठीक है। अब यहाँ एक आपको बबल जनरेट हो रहा, बबल। तो रेप्लिकेशन बबल क्या होता है, जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन जितनी जगहों पर चलता है उसी क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। और रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, बुक में लिखा है रेप्लिकेशन फॉर्क। तो फॉर्क ये है, एक चीज ध्यान रखिएगा, डीएनए रेप्लिकेशन एक ही डायरेक्शन में होगा, जैसे डायरेक्शन तो 2 हैं, एक इधर होगा एक इधर, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल तो एक ही दिशा में चलेगा वो। जैसे अगर मैं इसको आधा काट दूं, ऐसे काट दिया मैंने, समझाने के पॉइंट से हम आपको ये दिखा रहे हैं। अब देखिए ये डायग्राम दिखा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और आगे ये वाला, इतना निकाल के बुक में दिखाया गया ना। ऐसे इस वाले हिस्से पर आ जाइए, अगर इधर समझाना है तो इसको लेंगे और इसको ले लेंगे। तो ये वाई शेप जो स्ट्रक्चर बन रही है, जिसमें हमको समझना है रेप्लिकेशन, यही वाई शेप स्ट्रक्चर क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क है। तो बहुत सारी रेप्लिकेशन फॉर्क बनती हैं, ठीक है। तो इनिशिएशन में एक वाई शेप स्ट्रक्चर आएगी, वाई शेप स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, उसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब अगला स्टेप क्या होगा, हेलिकेज तो काट दिया, टोपोआइसोमरेज आगे आगे चलेगा, ध्यान रखना है ऐठन हटानी है आगे, तो टोपोआइसोमरेज आगे आगे चलेगा। अब क्या होगा, प्राइमर आएगा, प्राइमर बन के रखे रहते हैं, सेल में प्राइमर बन चुके हैं, प्राइमेज बनाया, अब प्राइमर अटैच होगा, ठीक है। तो अगला स्टेप होगा, इनिशिएशन में चल रहा अटैचमेंट ऑफ प्राइमर, अटैचमेंट ऑफ प्राइमर। प्राइमर कहाँ अटैच करेगा, अब इस डायग्राम को हटा दे रहे हैं, देखिए अब आपको वाई शेप स्ट्रक्चर आ जा रही है, ये इसका 3 और ये 5, ये 3 और ये 5, यहाँ नया बनाना है तो नया 5 यहाँ आएगा सामने। प्राइमर यहाँ बना दिया, ये देखिए अलग प्राइमर हो गया, प्राइमर में ये साइड 5 रहेगी क्योंकि जब 3 है तो सामने 5 होगा। प्राइमर कहाँ जुड़ता है, अगर क्वेश्चन पूछा प्राइमर जुड़ता कहाँ है तो 3 प्राइम एंड पर जुड़ेगा ऑटोमेटिक वो, ठीक है, खोज करके जुड़ेगा। यहाँ पर इस पर OH यहाँ नजर आएगा, OH, तो प्राइमर यहाँ पर जुड़ चुका है। अब लगभग शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। अब पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन कराएगा उसका। प्राइमर देखिए यहाँ पर जुड़ गया और प्राइमर यहाँ पर, इस वाले क्योंकि डीएनए में कितने टेम्पलेट होते हैं, 2, एक टेम्पलेट ये है और एक ये है, ठीक है। इसमें प्राइमर यहाँ जुड़ा, बताइए यहाँ प्राइमर कहाँ जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा। अगर यहाँ जुड़ेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा, 3 से फिर 5 हो जाएगा, 3 से 5 तो डीएनए बनता नहीं है। तो प्राइमर हमको बीच में यहाँ जोड़ सकते हैं प्राइमर,
ये तो खुला ही नहीं है, ये तो अभी खुला ही नहीं है ना, इतना ही तो खुला था, जितना खुला रहेगा ये कोने पर एक प्राइमर जुड़ जाएगा। अब इसमें 3 और 5 कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा 3 है कौन सा 5 है? देखिए आप डीएनए है, डीएनए को जैसे ये 3 था और ये 5 था, अगर मैं बीच में काट दूं डीएनए को तो अब बताइए ये एंड, ये वाला किनारा कौन सा बोला जाएगा? 5, और इसके बगल वाला कौन सा रहेगा? 3। ऐसी बात है। तो ये जब 5 है तो इसका कहीं पर भी आप बीच में समझेंगे, चाहे यहां समझिए चाहे यहां, तो 3 माना जाएगा। इसका दूसरा छोर क्या माना जाएगा? 3 माना जाएगा। देखिए 3 पीछे है ना, आप सोचिए यहां से कट करिए अगर इमेजिनली तो ये 3 प्राइमेट समझा जाएगा, तो आप यहाँ 3 समझिए इसको, तो 3 के सामने क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, 5 ही हो गया। तो 5 के सामने प्राइमर का अगला एंड कौन सा होता है? 3 होता है। इस पर डीएनए इधर चलेगा, इस पर डीएनए इधर, तो प्राइमर जुड़ चुके हैं अपनी अपनी पोजीशन पर। ठीक, तो ये स्ट्रैंड हो गया और एक ही हो गया, तो प्राइमर का अटैचमेंट हो गया है, अटैच प्राइमर हो जाते हैं एट 3 प्राइम एंड ऑफ बोथ स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ बीच में जुड़ेगा कॉर्नर पर, वहां नहीं जुड़ेगा 3 प्राइम पर। दूसरा है इलोंगेशन। एक चीज और देखिए, इनिशिएशन में भी एक चीज और है, जैसे ही डीएनए खुलता है, जैसे डीएनए जितना खुला, सोचिए ये था बबल, इतना डीएनए कैंची काट करके आगे हेलिकेज यहां पहुंच गया, काट करके हेलिकेज काट रहा है, हेलिकेज काट रहा है, जितना डीएनए खुलता है उस पर तुरंत एक प्रोटीन आकर के जुड़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? एसएसबी, दोनों स्ट्रैंड पर। कैंची ने जैसे जैसे काट रहा, जैसे जैसे हेलिकेज क्या कर रहा है? काट रहा है, जितना खुल रहा है उतने पर टेम्पलेट के सामने, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर एक प्रोटीन जुड़ती चली जाती है। यहां तुरंत क्या होगा? प्राइमर लगने के पहले की बात कर रहा हूं, मतलब डायरेक्ट प्राइमर लगा दिया, शुरुआत में क्या है? यहां पर प्रोटीन जुड़ती है, पहले क्या जुड़ेगा? प्रोटीन। इस पर भी प्रोटीन जुड़ चुकी हैं। ये कौन सी है? एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड ये हुआ, इस पर बाइंड करने वाली प्रोटीन है। ये क्यों जुड़ जाती है? क्योंकि अगर जुड़ेगा नहीं तो पता लगा हेलिकेज तो आगे काट के जा रहा, पीछे से सब जुड़ता चला जा रहा है, डीएनए फिर से जुड़ सकता ना, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन सकते हैं ना, तो रीबाइंडिंग को रोकता है ये। तो यहीं पर लिखेंगे एसएसबी जो होती है अटैच करेगा, अटैच एट सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल पेरेंटल स्ट्रैंड। जो पेरेंटल स्ट्रैंड हैं जो ओपन हो चुके हैं वहां पर एसएसबी बाइंड कर जाएगी। और क्या करती है एसएसबी? ये प्रिवेंट कराएगी, प्रिवेंट रीजॉइनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है ये दोनों स्ट्रैंड। ये दोनों क्या है? क्योंकि अगर यहाँ ए था तो सामने क्या था? इस पर टी था ना। अरे इस स्ट्रैंड पर अगर यहाँ ए लगाता तो उस पर सामने टी लगा होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बोले जाते हैं, पूरक स्ट्रैंड है सभी। ठीक है, तो यहां तक इनिशिएशन हो गया। अब प्राइमर आएगा, इतनी एसएसबी को हटाएगा, तुरंत एसएसबी हट जाएगी, तुरंत क्या हो जाएगा? प्राइमर बैठ गया। ये जो मैंने पहले लिख दिया, इस लाइन को आप उठा करके यहाँ कर दीजिएगा, इसको ऊपर कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए अगला है इलोंगेशन। तो इलोंगेशन में क्या होगा? इलोंगेशन में इस तरीके से 3 हो गया और ये 5 3 5, यहाँ प्राइमर बने थे। ठीक है, इस पर क्या आएगा? पॉलीमरेज एंजाइम आएगा डीएनए, और वो क्या करेगा? एक एक न्यूक्लियोटाइड को शांतिपूर्वक जोड़ता जाएगा। पहले क्या जुड़ा था यहाँ पर? एसएसबी। एक एक एसएसबी हटाएगा और एक एक न्यूक्लियोटाइड को बैठाएगा, बैठाएगा, और आगे जितनी एसएसबी ऑटोमेटिकली क्या होती जाएंगी? हटती चली जाएंगी। ऐसे इस पर सारे एक एक को हटाएगा, एक एक को बैठाएगा, तो पॉलीमराइज कराएगा। इलोंगेशन में क्या होगा? पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, नया स्ट्रैंड डीएनए का जो होगा वो पॉलीमराइज होगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे उसमें, डीएनए पॉलीमरेज ये काम करेगा। इससे होगा बाय डीएनए पॉल। टर्मिनेशन क्या होगा? टर्मिनेशन का मतलब काम बंद कर देना, काम कम बंद होगा जब सारा काम पूरा हो जाएगा। जैसे ये था, देखिए ये यहाँ चल रहा था, ये यहाँ हो रहा था, ये यहाँ। ठीक है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन सोचिए इसमें हो रहा है, देख लो ना, क्या ये यहीं तक
इस पर डीएनए ऐसा बनेगा, इतना तो पता होगा। इस पर डीएनए ऐसा बनेगा। इस लाइन को थोड़ा सा और लिख देते हैं। एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बनता है, एक स्ट्रैंड क्या है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब यहां प्राइमर था, इतना बना डीएनए। मैं एक बार एक साथ बुक में जो लिखा गया वो उसको एक साथ में दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये प्राइमर, ये नया डीएनए, ये प्राइमर, ये नया डीएनए, ये प्राइमर, ये नया। एक स्ट्रैंड लगातार बनता है बिना किसी रुकावट के, और एक स्ट्रैंड टुकड़ों की फॉर्म में बनता। थोड़ा डीएनए बना, फिर बीच में प्राइमर आ गया, फिर डीएनए बना, फिर प्राइमर आ गया। ठीक है, तो पहले उसको नोट कर लीजिए, तो भाई इसको समझा देते हैं। तो दो तरीके के आपको स्ट्रैंड नजर आएंगे। ठीक है, एक आपको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा, कंटिन्यूअस, और एक क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। इसी को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ये लीड करता है, और ये लैगिंग है, ये पिछड़ जाएगा। लीडिंग कौन सा होता है, जो लगातार काम कर रहा है, ये स्ट्रैंड लगातार बन रहा है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड टुकड़ों के रूप में डीएनए बनता है। अभी इसको थोड़ा समझाएंगे। ठीक है, तो जो टुकड़ों के रूप में बनेगा उस वाले स्ट्रैंड को बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, और ये क्या है, कंटिन्यूअस। ये लीडिंग है, वो लैगिंग है। तो जो टुकड़े बनते हैं डीएनए के, उन्हीं को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। दूसरा वाला स्ट्रैंड पर डीएनए टुकड़ों के रूप में बनता है। तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पर क्या बनेगा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनेंगे। डीएनए टुकड़ों के रूप में बनेगा, मतलब फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए टुकड़ों के रूप में बनेगा। ठीक है, ओकाजाकी क्यों बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है, ओकाजाकी के नाम पर उन्होंने खोजा था ये फ्रैगमेंट। ये टुकड़े किससे सील किए जाएंगे, लाइगेज से। यही बीच में गैप सील किया जाएगा, तो सील्ड बाई लाइगेज, लाइगेज इसको सील करेगा। ठीक है, सील कर दिया, सब सही हो गया। समझ में आया? अब ये चीज समझनी है कि टुकड़ों के रूप में क्यों बनता है डीएनए, क्या मजबूरी है कि इस पर तो डीएनए एक साथ बन रहा है, इस पर टुकड़ा क्यों बना, कोई जानता रीजन इसका? उस पर तो लगातार बन रहा है, उस पर क्यों फ्रैगमेंट बन गया? उसका देखिए कारण, क्योंकि डीएनए स्टेप बाय स्टेप खुलता है ना। सोचिए आपके पास ये डीएनए है, अगर मैं डीएनए को एक साथ खोल दूं, डीएनए पूरा डीएनए एक साथ, तो 3 5 5 3 खुल गया एक साथ, हेलिकेज काट के चला गया। यहाँ एक प्राइमर बन जाएगा, यहाँ एक प्राइमर कहाँ बनेगा, प्राइमर यहाँ बनेगा, सॉरी कहाँ बनेगा, 3 पर बनता प्राइमर। ठीक है, वो 3 पर एक प्राइमर यहाँ पर बन गया ना। ये 5, ये 5, ये 3, ये 3, इस पर बड़े आराम से बन जाएगा, इस पर बड़े आराम से बन जाएगा। अगर डीएनए एक साथ खुल जाए तो पूरा, तब ये कंटिन्यूअस दोनों रहेंगे। लेकिन क्योंकि डीएनए स्टेप में खुलता है, अब स्टेप में खुलने का रीजन क्या है, क्योंकि डीएनए की लंबाई बहुत ज्यादा है, एक साथ डीएनए नहीं खुल सकता, एक साथ खुलने में बड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए सोचिए ये डीएनए इतना खुला, ठीक है, इस पर यहाँ प्राइमर आया, मैं प्राइमर अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ प्राइमर बना, और इस पर प्राइमर कहाँ बना, यहाँ, इतना समझते रहिएगा। ठीक है, और इस पर डीएनए इस पर बढ़ गया आगे, इस पर कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि प्राइमर के पीछे तो OH है, इसमें OH यहाँ है ना, यहाँ इतना बन गया डीएनए। अब बताइए, अब डीएनए आगे थोड़ा सा खुलेगा, और अब सोचिए अगले स्टेप में डीएनए क्या हो गया, अगले स्टेप में डीएनए और इतना खुल गया। आप देखिए इतना खुल गया। ठीक है, देखते रहिएगा। पुराना वाला केस कौन सा था, पुराना वाला ये था, यहाँ प्राइमर था और ये प्राइमर यहाँ कहीं था। कितना डीएनए बना था, डीएनए ये बना था, पिछला वाला ये था और इस पर ये था, फिर जगह खाली हुई, थोड़ा और खुलेगा ना, हेलिकेज तो आगे बढ़ रहा है, इतना और खोल के चला गया। अब ये इतना खुल जाएगा डीएनए, तो इस पर तो कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इस पर क्या है, OH यहाँ है, यहाँ OH है, तो पॉलीमरेज तो इसको आगे बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ समस्या यहाँ आ गई, यहाँ तो फिर खाली हो गया, यहाँ तो फिर खाली जगह होगी, तो इसका मतलब फिर से नया प्राइमर यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ फिर एक प्राइमर जुड़ेगा, और ये प्राइमर फिर यहाँ आ गया। देखिए जितनी बार खुलेगा डीएनए, जितना आगे बढ़ता जाएगा, एक एक प्राइमर लगता जाएगा। ठीक, और यहाँ पर प्राइमर जुड़ गया, और ये डीएनए आगे यहाँ बढ़ गया। आ गया समझ में? और खुलेगा डीएनए, इसमें कोई समस्या नहीं, लगातार बढ़ेगा, लेकिन इस पर फिर एक नया प्राइमर, क्योंकि डीएनए स्टेप बाय स्टेप खुलता है, हर स्टेप पे एक नया प्राइमर बनाना पड़ता है। तो इस वाले स्टैंड में समस्या नहीं आती है। समस्या कहाँ आती है, जहां प्राइमर नया बनाना पड़ता है,
वहीं पर क्या है, वहीं पर आपको, क्योंकि उस प्राइमर को बाद में हटाना भी तो है भाई, प्राइमर तो आरएनए का बना है ना, ये जितने प्राइमर लाल रंग के किस चीज के हैं, आरएनए के हैं, तो इनको बाद में वही एंजाइम पॉलीमरेज क्या करेगा, हटाएगा और हटा करके डीएनए बनाएगा। अब बनाने के बाद तब गैप को सील करेगा, पहले ये प्राइमर हटाए जाएंगे और बीच में जो गैप आएगा उस गैप को लाइगेज सील करेगा। तो यहाँ पर ये टुकड़ा डीएनए का जो बना, एक टुकड़ा ये बना था, एक टुकड़ा ये, यही टुकड़े क्या बोले जाते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। समझ में आ रहा है? तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्यों बनते हैं, क्योंकि डीएनए स्टेप बाय स्टेप खुलता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, रीजन क्या है इसका बनने का। स्टेप्स में डीएनए अनवाइंड होता है, एक साथ नहीं होता है। नॉट टोटल, नॉट ऑल डीएनए, पूरा डीएनए जो है ओपन्स एट वंस, एक साथ पूरा डीएनए ओपन ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको प्राइमर समझ में आया होगा कि प्राइमर क्यों बनते हैं। इस पर प्राइमर बन गए, प्राइमर हटाए जाएंगे और गैप को सील किया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट का स्टेप ये है टर्मिनेशन। ये नोट कर लीजिएगा कि जो प्राइमर है, प्राइमर्स रिमूव किए जाएंगे, रिमूव बाय, कौन रिमूव करेगा, डीएनए पॉलीमरेज इसको रिमूव करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक, और लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब काम बंद हो जाना। और काम कब बंद होता है ये देखिए, सोचिए यहां चल रहा था ना काम, यहां पर भी चल रहा था, जैसे ऐसे ये देखिए मिला दिया इसको मैंने, ये ठीक है ऐसे था, फिर यहाँ इतना रेप्लिकेशन हो गया, अभी रेप्लिकेशन आगे करता जा रहा है इस पर, यहाँ काम चल रहा था, यहाँ जैसे जैसे ये वाला यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा वर्क, कहाँ तक, यहाँ तक ये खुलेगा, इस पर बनेगा, इस पर, मतलब ये सारे रेप्लिकेशन बबल, सारी जगहों पर जो वर्क चल रहा है जब एक साथ कंप्लीट हो जाएगा तो ये रेप्लिकेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, जितने रेप्लिकेशन फॉर्क बने हैं सब में जो डीएनए जो बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ये हो गया रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो आगे कौन सा आप पढ़ के आएंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, पढ़ के आइएगा इसको। पढ़े रहेंगे तो मैं जल्दी से, क्योंकि ये चैप्टर 5 दिन में हमको खत्म करना था, ये करीब जाएगा 12 दिन, है बहुत बड़ा चैप्टर ना ये, तो आप पढ़ के आएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन में पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है। टेस्ट वाला ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएगा, हाँ पूरा ही है इसमें, उसमें क्या छोड़ना है। ठीक है, हाँ इधर अब क्लास चलेगा, इधर केमिस्ट्री का इधर नहीं चलेगा ज़्यादा।